आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के पश्चिमी विचारक इमाइल दुर्खिम पर आधारित तीसरा वीडियो, जिसमें कुल 31 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपी, एचईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 101 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले 100 क्वेश्चंस 2 वीडियो में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो आप देखें, पहला जो हमारा निम्नलिखित में से विसंगतिवादी आत्महत्या का उदाहरण नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विसंगतिवादी आत्महत्या का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखें, पहला देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, बी फसल नष्ट होने से किसान का आत्महत्या करना, सी परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी का आत्महत्या करना, डी दहेज के डर से लड़की का आत्महत्या करना। अब इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे कि विसंगतिवादी आत्महत्या कौन सा है। तो यहाँ देखें, देश के लिए न्यौछावर, प्राण न्यौछावर करना, ये परार्थवादी आत्महत्या है, ये विसंगतिवादी आत्महत्या नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, व्यक्ति के जीवन में होने वाली आकस्मिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आत्महत्या को कहते हैं। व्यक्ति के जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन में कोई आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या करता है, तो ऐसे आत्महत्या को क्या कहते हैं? ए परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ सी विसंगतिवादी आत्महत्या कहा जाता है। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित में से विसंगतिवादी आत्महत्या के रूप में ही जाना जाता है, या यूँ कह लें कि विसंगतिवादी आत्महत्या को और किस नाम से जाना जाता है, ये समझ लीजिए आप यहाँ पे। तो अस्वाभाविक आत्महत्या, मानक शून्यता आत्महत्या, प्रतिमान मूलक आत्महत्या और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, तीसरा का डी सही है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब विसंगतिवादी आत्महत्या को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है अस्वाभाविक आत्महत्या, मानक शून्यता आत्महत्या और प्रतिमान मूलक आत्महत्या। अगला देखें, अधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन से उत्पन्न आत्महत्या निम्नलिखित में से कौन सी है? जब समाज में अधिक नियंत्रण होता है, आदर्शवादिता होती है, कठोर नियम होते हैं, तो उससे आगे जाकर होने वाली आत्महत्या को क्या कहा जाता है? ये देखिए, परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो कहा जाता है भाग्यवादी आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या। अगला, किसका मानना है कि आधुनिकता वह है जिसमें अधिकतम स्तरीकरण होता है? आधुनिकता वह है जिसमें अधिकतम स्तरीकरण होता है, किसका मानना है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्खिम, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स। तो ये मानना है किसका? इमाइल दुर्खिम का। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसने कहा प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता से सामाजिक एकीकरण आता है? तो यह भ्रम है। किसने कहा प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता से सामाजिक एकीकरण आता है? तो हम भ्रम में हैं। ए स्पेंसर, बी पेरेटो, सी इमाइल दुर्खिम और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ सी देखें कौन है? इमाइल दुर्खिम में कहते हैं कि भाई, अगर हम ये सोचते हैं कि प्रकार्यात्मक आत्मनिर्भरता से सामाजिक एकीकरण आता है तो हम भ्रम में हैं। अगला देखें, इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है। इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का क्या अर्थ है? ए व्यक्तियों के बीच अधिक अंतरक्रिया, बी व्यक्तियों के बीच कम अंतरक्रिया, सी व्यक्तियों के बीच अंतरक्रिया का अभाव और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया, नैतिक घनत्व, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतःक्रिया इसका उत्तर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सामाजिकरण के सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो सामाजिकरण के सिद्धांत में इमाइल दुर्खिम का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो ए देखें सांस्कृतिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी तार्किक और डी सामाजिक। तो यहाँ देखें 108 का आपका क्या सही हो जाएगा? तो 108 का आपका डी सही हो जाएगा। 108 का डी सही हो जाएगा आपका सामाजिक। चलिए अगला देखें आप। तो 109 देखें क्वेश्चन, किस विचारक ने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध किया है? किस विचारक ने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध किया है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्खिम, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स। तो यहाँ बी देखें इमाइल दुर्खिम किसने किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने किया है। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? ए सामाजिक आकार की, बी सामाजिक दैहिकी और सी सामान्य समाजशास्त्र और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ डी उपरोक्त सभी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दुर्खिम ने 3 भागों में बांटा है, सामाजिक आकार की, सामाजिक दैहिकी और सामान्य समाजशास्त्र। अगला देखें, श्रम विभाजन का कारण समाज के आयतन में वृद्धि से है। श्रम विभाजन का कारण समाज में आयतन में वृद्धि से है। यहाँ आयतन का अभिप्राय डैश से लिया गया है। यहाँ आयतन का अभिप्राय, दुर्खिम ने आयतन का अभिप्राय किससे लिया है? तो ए समाज से, बी समुदाय से, सी जनसंख्या से और डी संस्था से। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जनसंख्या से लिया है इन्होंने। अगला देखें, समाज का पवित्र और साधारण में भेद किस विचारक ने किया है? समाज का पवित्र और साधारण में भेद किस विचारक ने किया है? तो ए टायलर, बी फ्रेजर, सी इमाइल दुर्खिम और डी मेलिनोवस्की। तो ये किया है इमाइल दुर्खिम ने। किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने। अगला देखें, टोटम विशुद्ध रूप से माना जाता है। टोटम विशुद्ध रूप से माना जाता है। ए अवैयक्तिक, बी वैयक्तिक, सी सामूहिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये माना जाता है अवैयक्तिक। टोटम क्या माना जाता है? तो अवैयक्तिक माना जाता है। 114 का देखें आप। तो यहाँ देखें, अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा, अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यहाँ देखिए, ए मैक्स वेबर, बी स्पेंसर, सी दुर्खिम, डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ सी देखें सही है, इमाइल दुर्खिम। अप्रत्यक्ष प्रयोग की अवधारणा किसकी है? तो दुर्खिम की है। अगला देखें, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? ए मैक्स वेबर, बी स्पेंसर, सी दुर्खिम और डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसने किया था पहली बार प्रयोग तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का? तो वो है इमाइल दुर्खिम। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है। दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक आदिम प्रकार का धर्म है कौन सा? ए जादू, बी जीववाद, सी टोटमवाद और डी प्रकृतिवाद। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, टोटमवाद। अगला देखें, धर्म को पवित्र और जादू को आदिम, विज्ञान को अपवित्र। यहाँ देखें, धर्म को पवित्र और जादू या आदिम विज्ञान को अपवित्र निम्नलिखित में से किस विचारक ने माना है? ए टायलर, बी फ्रेजर, सी इमाइल दुर्खिम, डी मेलिनोवस्की। तो ये है सी इमाइल दुर्खिम। ये धर्म को पवित्र मानते हैं, जादू और आदिम विज्ञान को क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। अगला देखें, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक यांत्रिक एकता या संहति, यांत्रिक एकता या संघर्ष से सावी एकता में परिवर्तन होने के में बाधक होते हैं? दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता और सावी एकता, यांत्रिक एकता से सावी एकता में परिवर्तन के लिए बाधक कौन से कारक होते हैं? ये पूछा जा रहा है आपसे दुर्खिम के अनुसार। ए प्रतिमानहीनता, बी अपर्याप्त संगठन, सी अवसरों की असमानता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए डी उपरोक्त सभी। इसका मतलब यांत्रिक समाज में यांत्रिक एकता से सावी एकता में जो परिवर्तन होता है उसमें बाधक का काम करते हैं प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों में असमानता। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला देखें, दुर्खिम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? दुर्खिम के विचार से निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है? ए आंगिक अन्योन्याश्रितता, बी प्रकारों का
विशेषीकरण, सी सामूहिक चेतना और डी जनसंख्या का घनत्व। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा इसमें से है जो श्रम विभाजन से संबंधित नहीं है। तो आंगिक अन्योन्याश्रितता ये संबंधित है, प्रकारों का विशेषीकरण ये भी संबंधित है, सामूहिक चेतना इसमें संबंधित नहीं है, जनसंख्या का घनत्व तो दुर्खिम के अनुसार संबंधित है, सामूहिक चेतना इससे संबंधित नहीं है, सामाजिक तथ्य से संबंधित है। अगला देखें, दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। दुर्खिम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है। ए ईसाईवाद से, बी जनजातीय धर्म से, सी काल्विनवाद से और डी ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से। तो यहाँ डी सही है, ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद से। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 120 का। अगला देखें आप, तो यहाँ दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है। तो आधुनिक समाज में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता और एकता के लिए उत्तरदायी है। ए श्रम विभाजन, बी दमनकारी कानून, सी वर्ग संघर्ष की तीव्रता और डी शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्रम विभाजन ही सार्वजनिक एकता के लिए महत्वपूर्ण है आधुनिक समाज में। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। ए धार्मिक एकता वाले, बी यांत्रिक एकता वाले, सी सार्वजनिक एकता वाले और डी संगठनात्मक एकता वाले। तो ये होते हैं यांत्रिक एकता वाले। 122 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। अगला देखें, तो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है। ए यह एक कला है, यह एक कला और विज्ञान दोनों है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और डी यह दार्शनिक प्रकृति का है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा है, यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इसका मतलब कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध किससे है। पवित्र और अपवित्र में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास से, सी जीववाद या प्रकृतिवाद के संश्लेषण से, डी विविध पूजा विधियों से। तो यहाँ देखिए, दुर्खिम के साथ धर्म का सीधा संबंध जो है पवित्र और अपवित्र में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम, तो किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित किया है कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी कॉम्टे, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हों। सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हों, सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। दुर्खिम के अनुसार वही अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है जिसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित आधारभूत मान्यताएं हों। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तात्विक विचारों पर आधारित हो, बी कामचलाऊ अनुमान पर आधारित हो, सी वैषयिक तथ्यों पर आधारित हो, डी काल्पनिक विचारों पर आधारित हो। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किस पे, वैषयिक तथ्यों पर आधारित हो। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है। ए सामाजिक संरचना द्वारा, बी आर्थिक संरचना द्वारा, सी राजनीतिक संरचना द्वारा, डी दूसरे कर्ताओं के अभिकरण द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा आपका 127 का ए, सामाजिक संरचना द्वारा। अगला देखें, इमाइल दुर्खिम के अनुसार विधि समाज। इमाइल दुर्खिम के अनुसार विधि समाज ए यांत्रिक एकता का सादृश्य प्रतीक है, बी सामूहिक चेतना का सादृश्य प्रतीक है, सी श्रम विभाजन का सादृश्य दृश्य प्रतीक है और डी धार्मिक जीवन का दृश्य प्रतीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो 128 का जो होगा आपका वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 128 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन।
सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है। चलिए अगला देखें हम। 129 नंबर क्वेश्चन है, आदर्शहीनता की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया? आदर्शहीनता की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक द्वारा किया गया? ए जिन्सबर्ग, बी कॉम्टे, सी मैक्स वेबर और डी इमानुएल दुर्कीम। तो ये किसके द्वारा किया गया भाई? आदर्शहीनता का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग तो इमानुएल दुर्कीम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित विशेषताओं को देखें। एक, सामूहिक चेतना व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तु है। बी, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। डी, सामूहिक चेतना में सामान्यता का गुण होता है। चौथा, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से अधिक शक्तिशाली होती है। पांचवा, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना के अंतःक्रिया का फल है। तो ये 5 विशेषताएं जो है सामाजिक तथ्य की दी गई हैं। इसमें जो है ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन सी विशेषता सामाजिक तथ्य की हैं। तो ये विशेषताएं देखें, एक बार फिर से पढ़ लें। सामूहिक चेतना व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तु होती है। उसके बाद देखें, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। सी, सामूहिक चेतना में सामान्यता का गुण होता है। सी, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से अधिक शक्तिशाली होती है। और पांचवा, सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना के अंतःक्रिया का फल होता है। तो उपरोक्त में से सामूहिक चेतना की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ दिया जा रहा है ए 1 2 5 4, बी 1 2 3 4 5, सी 1 2 5 3 और डी 1 2 3 4। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। जितने भी विशेषताएं दी गई हैं सभी सामूहिक चेतना की जो है विशेषताएं हैं, जिसका संबंध सामाजिक तथ्य से है। अगला देखें, दुर्कीम के अनुसार धर्म की संरचना में 2 मौलिक तत्व विद्यमान रहते हैं। दुर्कीम के अनुसार धर्म की संरचना में 2 मौलिक तत्व विद्यमान रहते हैं। एक विश्वास, बी संस्कार, सी मूल्य और डी ए और बी दोनों। ए विश्वास, बी संस्कार, सी मूल्य और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ डी है, ए और बी दोनों। क्या है? ए और बी दोनों। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो रहा, इसका उत्तर यहाँ आपको जो है उपलब्ध करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।